देखो, विधानसभा को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, ठीक है ना, जो राजस्थान के या कह सकते हैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो, हम एक शब्द सुनते हैं बच्चों, विधान मंडल। एक शब्द हमने सुना है, विधान मंडल। देखो, इस शब्द के बारे में अनुच्छेद 168 में व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 168 में इस शब्द की व्याख्या की गई। इस शब्द के लिए कहा अनुच्छेद 68 में कि जिस राज्य में विधान परिषद और विधानसभा 2 सदन है, जिस राज्य में 2 सदन है प्लस राज्यपाल, यह तीनों मिलकर विधान मंडल का गठन करेंगे। और कहा, अगली बात में क्या कह दिया कि अगर विधानसभा ही है, केवल कितने सदन, केवल एक ही सदन है विधानसभा प्लस राज्यपाल, अगर कहीं एक ही सदन है तो वह भी विधान मंडल की स्थापना करेंगे। तो एक बात समझो, कहीं भी बाध्यता नहीं है कि विधान परिषद होगा तभी विधान मंडल होगा। ध्यान से सुनना, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल विधान मंडल का गठन करेंगे। अगर कहीं विधान परिषद, किसी राज्य में विधान परिषद नहीं भी है तो भी विधान मंडल का गठन विधानसभा प्लस राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं बात करती हूं हमारे देश में राज्यों में संसदात्मक प्रणाली में, संसदात्मक इस प्रणाली में सदनात्मक शासन प्रणाली को समझो। सदनात्मक शासन प्रणाली में आप सब ने देखा होगा, एक सदनात्मक जहां एक सदन होता है, और यह है द्विसदनात्मक जहां सदन कितने होंगे, 2। तो हमारे यहाँ जो राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, वो सभी राज्य 2 हिस्सों में बटे मिलेंगे। एक सदनात्मक मिलेंगे, दूसरा मिलेगा द्विसदनात्मक का, ठीक है। एक मिलेगा एक सदनात्मक और दूसरा मिलेगा द्विसदनात्मक। एक सदनात्मक कहता है कि विधानसभा प्लस राज्यपाल, विधानसभा प्लस राज्यपाल मिलकर बनाएंगे विधान मंडल। और द्विसदनात्मक कहता है विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल मिलकर बनाएंगे विधान मंडल। मतलब इसमें सदन हो गए 2 और इसमें सदन हो गए 1। अब देखो, मैं आपसे ही पूछती हूं, कितने ऐसे राज्य हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें एक सदनात्मक शासन प्रणाली है? बताओ, कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें केवल अकेली विधानसभा है? कितने राज्य हैं? और इसका जवाब देना, कितने ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं? बताओ, कितने ऐसे राज्य हैं जहां एक सदनात्मक व्यवस्था है, एक ही सदन है? बिल्कुल सही लिखा है, 22। आपके यहाँ टोटल कितने राज्य? 28 राज्य हैं। टोटल राज्य कितने बच्चों? 28, ठीक है। टोटल राज्य 28 है। उन 28 राज्यों में 6 राज्य तो आपको ऐसे मिलेंगे जहां विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी। 2 राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, परंतु इन 22 राज्यों में केवल और केवल विधानसभा ही मौजूद है। इन 22 राज्यों में केवल विधानसभा मौजूद है। ये बच्चों 7 नहीं है, 6 है। इसमें जो जम्मू कश्मीर था उसे हटा दिया गया है, ध्यान रखना। 6 है वो। 6 में कौन कौन से हैं? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। देखो, ये तो याद होने वाले। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एक साथ रहता है। यूपी हमें पता है सबसे ज्यादा है तो वहां होगा ही होगा। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, याद 3 और करने हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। ये 6 राज्यों में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है और बाकी 22 राज्य हैं, नाम मत लिखवाना अब उनके ठीक है। बाकी जो 22 राज्य हैं उन राज्यों में एक सदनात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर? हम आगे बढ़े।
अब हम आगे बढ़ते हैं विधानसभा की तरफ। ये पॉइंट मैंने आपको केवल थोड़ा सा इन ब्रीफ डिस्कशन किया है कि अनुच्छेद 168 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 168 जो है, ध्यान रखो बच्चों, अनुच्छेद 168 को समझो अच्छे से। अनुच्छेद 168 में सबसे पहले लिखा विधानसभा विधान परिषद राज्यपाल द्वारा विधानमंडल का गठन होगा, पहले पॉइंट में। फिर दूसरे पॉइंट में लिख दिया इन राज्यों में, 6 लिखे हुए ना, इन राज्यों में विधान परिषद होंगी। अनुच्छेद 168 में विधान परिषद किन राज्यों में है इसका उल्लेख पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, इसका उल्लेख पाया जाता है, ये ध्यान रखना। अगला पॉइंट अगर हम चर्चा करते हैं, तीसरा बिंदु इसमें क्या लिखा है कि जहां विधानसभा विधान परिषद 2 सदन, वहां विधानमंडल 2 सदनों से बन जाएगी, और जहां अकेला विधानसभा का 1 सदन, वहां विधानमंडल केवल 1 सदन से बन जाएगी। चले हम आगे चले, ये पॉइंट क्लियर? किसी को एक बार और कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, बाकी ये क्लियर होना चाहिए। इससे आगे चलते हैं हम। देखो अब हम चर्चा करेंगे विधानसभा की। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाया कि अनुच्छेद 168 क्या कहता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके विधानसभा की, आ जाओ। अब विधानसभा की बात करते हैं। मैं आपको विधानसभा कुछ इस प्रकार पढ़ाऊंगी कि अभी हमारी कक्षा में वी कैन से कि अदर स्टेट का बच्चा भी है, ठीक है। जरूरी नहीं है सब राजस्थान से ही हो, कोई यूपी से भी हो सकता है, कोई बिहार से भी हो सकता है, और बाद में भी हो सकता है इस क्लास को और अदर स्टेट के बच्चे भी देखें। तो हम यहाँ विधानसभा को ही पढ़ेंगे। राजस्थान की विधानसभा में पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, उसका गठन कब हुआ, कब उसने कार्य शुरू किया, उसके बारे में विस्तृत चर्चा मैं कल करूंगी, ठीक है। कल जो है वो राजस्थान की विधानसभा के ऊपर चर्चा होगी। आज हम केवल विधानसभा के संवैधानिक पक्ष को देखेंगे, नियुक्ति कैसे हो रही है, मनोनीत कैसे हो रहे हैं, निर्वाचित कैसे हो रहे हैं, क्या अध्यक्ष की शक्तियां हैं, क्या नहीं है, ठीक है। तो मुझे पता है अदर स्टेट से भी बहुत सारा बच्चा क्लास को देख रहा है, इसलिए अगर मैं बीच में राजस्थान को लेकर आऊंगी तो वो बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए मैं राजस्थान विशेष जो विधानसभा है उसकी चर्चा मैं आपको कल करूंगी। आज हम केवल विधानसभा को ही समझेंगे, ठीक है ना। देखो विधानसभा, इस विधानसभा के लिए आप कह सकते हो कि इस विधानसभा के कुछ उपनाम हैं। इस विधानसभा को आप कह सकते हो प्रथम सदन, इसे हम कहते हैं प्रथम सदन, इसे हम कहते हैं निम्न सदन, इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन। ये कुछ नाम है बच्चों, इसके ध्यान रखना, संविधान में वर्णित नहीं है, ये उपनाम केवल हम ही पुकारते हैं, ठीक है ना। ये उपनाम हम ही पुकारेंगे, ये ध्यान रखना। प्रत्यक्ष निर्वाचित, और बताओ अस्थायी, प्रथम सदन, निम्न सदन, प्रत्यक्ष निर्वाचित, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, ठीक है। ये इसके क्या है, कुछ उपनाम है बच्चों, ध्यान रखना, ये इसके क्या है, कुछ उपनाम है। विधानसभा को इन नामों से भी जाना जाता है। अब अगली बात करते हैं विधानसभा। तो विधानसभा के लिए आपको अनुच्छेद मिलेगा कौन सा, 170, अनुच्छेद 170। ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना की बात की है। विधानसभा की किसकी बात की है, विधानसभा की संरचना की, कि विधानसभा जो है, विधानसभा की संरचना प्लस विधानसभा का निर्वाचन, दोनों ही। अगर कभी आप क्वेश्चन देखो कि विधानसभा की संरचना का उल्लेख 170, विधानसभा की निर्वाचन का उल्लेख 170 में, ठीक है ना। अब देखो विधानसभा की संरचना को बात करते हैं तो ये साफ कह रहा है कि राज्यों में विधानसभा की अधिकतम संख्या, विधानसभा की जो सीटें होंगी वो अधिकतम कितनी होंगी, 500 होंगी, ठीक है ना, 500 होंगी। और विधानसभा की न्यूनतम सीटें कम से कम कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न को समझने क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि राज्यों में जो विधानसभाएं होंगी उन विधानसभाओं में अधिकतम संख्या 500 होगी, 500 से ज्यादा नहीं होगा। और न्यूनतम संख्या कितनी होगी बच्चों, न्यूनतम संख्या 60 होगी। अब देखो न्यूनतम संख्या 60 होगी, परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब सिक्किम,
अपवाद का मतलब सिक्किम, जिसमें कितनी सीटें हैं विधानसभा में? 32 सीटें हैं। गोवा 40, अरुणाचल प्रदेश 40, मिजोरम 40 और आपकी पुडुचेरी 30। अब देखो इन्हें मैंने आपको कल 2 दिन पहले भी अपन ने समझा था कि 370 के आधार पर राज्यों को विशेष दर्जा है, ठीक है। उस आधार पर देखा जाए तो सिक्किम में 32, गोवा में 40, अरुणाचल प्रदेश में 40, मिजोरम विधानसभा में 40 और पुडुचेरी में 30। ये इस न्यूनतम 60 होने चाहिए, परंतु यह विशेष राज्य है, इनको विशेष दर्जा है, इसलिए इनकी सीटें कम भी है। और ये तो आपके क्या है? यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। ये तो यूनियन टेरिटरी है, इसलिए पुडुचेरी 30, मिजोरम विधानसभा 40, अरुणाचल 40, गोवा 40 और सिक्किम 32। अब एग्जाम में क्वेश्चन देखना, अब एग्जाम में क्वेश्चन देखो, विधानसभा की सबसे न्यूनतम सीट कहां है? बताओ, विधानसभा की सबसे न्यूनतम सीट कहां है? जवाब दो। मान लो ये चारों, यही ऑप्शन आ जाए, इन ऑप्शंस में से कोई एक जवाब दो कि विधानसभा की न्यूनतम सीट कहां है, और ये चारों ऑप्शन है। बताओ, विधानसभा की सबसे न्यूनतम सीट क्या जवाब दोगे आप? सबसे न्यूनतम सीट कहां है? पवन कुमार, त्रिपुरा कहां से आ गया? मैंने ऑप्शन में ही नहीं लिखा। देखो, सबसे न्यूनतम पूछा है ना, तो आप यहां जवाब पुडुचेरी देंगे क्योंकि विधानसभा है वो। मैंने प्रश्न को हल्का सा घुमाया, विधानसभा। देखो प्रश्न क्या है, राज्य विधानसभा में सबसे न्यूनतम, प्रश्न को ध्यान देना बच्चों, राज्य विधानसभा में सबसे न्यूनतम सीटें किसे हैं? जवाब दो भाई, विधानसभा में न्यूनतम सीटें कहां? जवाब होगा पुडुचेरी, सिंपली जवाब होगा पुडुचेरी। राज्य विधानसभा में सबसे न्यूनतम सीटें, इसका जवाब क्या होगा? राज्य विधानसभा। देखो शब्द क्या लिख दिया इन्होंने, राज्य। अब आपको राज्य में बताना है, तो इसका अब जवाब होगा सिक्किम। अब इसका जवाब क्या होगा बच्चों? सिक्किम। चलो, तो दोनों डाउट्स क्लियर। अगर राज्य विशेष के बारे में पूछे तो सिक्किम सबसे कम है, और अगर राज्य न पूछकर ओवरऑल पूछे कि विधानसभा में बता दो सबसे कम किसका है, तो जवाब क्या होगा? पुडुचेरी होगा, ठीक है। अब आपसे चलो एक बात मैं और डिस्कस, एक चर्चा कर लेती हूं। मुझे ये बताओ कि भारत में कुल विधानसभाएं कितनी हैं? भारत में कुल विधानसभाएं कितनी हैं? अगर मैं बात करूं 170 के आधार पर टोटल विधानसभाएं कितनी घटित हुई है? जवाब दो जरा फटाफट। कितनी है विधानसभाएं? विष्णु प्रजापति जी 200 क्यों लिख रहे हैं आप? भारत में कुल विधानसभाएं कितनी है? देखो, कुल विधानसभाएं पूछी है, मतलब 28 तो सभी राज्यों में है, 28 तो कहाँ है? राज्यों में है, प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश में है, तो इसका जवाब क्या हो गया? 31। 3 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन तीनों में विधानसभा, तो 28 प्लस 3 कितने हो गए? 31। तो भारत में कुल विधानसभाएं कितनी हैं? 31। ये ध्यान रखना, टोटल विधानसभाएं कितनी? 31। चलो, अब आपने एक पहलू को तो जान लिया कि विधानसभा का गठन अधिकतम 500 सदस्य होंगे या न्यूनतम 60 होंगे, इनके द्वारा राज्य में विधानसभा का गठन किया जाएगा, ये उसकी संरचना है। अब बात करते हैं निर्वाचन की। अब बात किसकी करते हैं? निर्वाचन की, जो इसी अनुच्छेद में वर्णित है, निर्वाचन। अब निर्वाचन में आपको सबसे पहले बच्चों ध्यान क्या रखना है? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में, ठीक है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर
प्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है। अब मैंने क्या किया, इस लाइन में लगभग हर पॉइंट को टच कर लिया। पहला पॉइंट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, मतलब ये राजस्थान है, इस राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 यही बढ़ गए, 33 जिले हैं। इन 33 जिलों में क्या होगा, इन 33 जिलों में 200 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें कितनी, 200। अब इन 33 सीटों में 200 विधानसभा की सीटें। अब मुझे बताओ, क्या एक राज्य से 2 जाएंगे या 2 राज्य से 2-3 जाएंगे, कैसे करेंगे? तो यहां जिले के आधार पर नहीं है, यहां पर जो 200 सीटें हैं वो प्रदेश के आधार पर है। कभी चुनाव होते हैं तभी ध्यान रखो, शब्द आता है ना, वो निर्वाचन क्षेत्र है, उस निर्वाचन शेखावटी निर्वाचन क्षेत्र से जीता गया, फलाना व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र से जीता गया। तो देखो यहां निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, जिले नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र मतलब निर्वाचन क्षेत्र में प्रदेश क्षेत्र बांट देते हैं, जिले के आधार पर नहीं होगा, क्षेत्र बांट देंगे प्रदेश के आधार पर। दूसरा वयस्क मताधिकार, ठीक है। और तीसरा प्रत्यक्ष रूप में जनता भाग लेती है। तो विधानसभा के चुनाव में जनता द्वारा वोट देकर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। विधानसभा प्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा चुनी जाती है। वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट डाले जाते हैं और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, आप कह सकते हैं जो निर्वाचन क्षेत्र है वो प्रदेशों के आधार पर बटे होते हैं। समझो, एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है, एक संविधान संशोधन है 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन क्या कहता है, थोड़ा सा अच्छे से समझो इस पॉइंट को। 84वां संविधान संशोधन 2001 ये कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि सीटें, भाई 200 सीटें है ना, तो ये जो सीटें हैं ये सीटें 2026 तक यथावत रहेंगी। ये सीटें जो आपने 1971 के आधार पर गठित कर रखी हैं, आपके यहाँ जो सीटें हैं 200, वो कौन सी जनसंख्या के आधार पर, 1971 के आधार पर गठित कर रखी हैं। यह सीटें 2026 तक इतनी रहेंगी। मतलब अब अगर सीटें बढ़ानी है तो 2026 से पहले नहीं बढ़ेंगी, 26 में फिर हो सकता है सीटों में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। अब अगली बात एक और समझना, 87 संविधान संशोधन 2003। देखो ये तो बात कर रहा है किसकी, सीटों की, ठीक है। ये बात करता है प्रादेशिक, आप कह सकते हो निर्वाचन क्षेत्र की, ये बात करता है निर्वाचन क्षेत्र की, ठीक है। ये निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहता है और ये कहता है कि निर्वाचन क्षेत्र 2001 की जनसंख्या के आधार पर बांटे जाएंगे। मतलब अभी आपकी जो विधानसभा गठित होगी, ठीक है, अभी जो मतलब कह सकते हैं वर्तमान में कहीं हो चुकी है, कहीं होगी, तो जो विधानसभाएं गठित होंगी उसमें प्रादेशिक जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सी जनसंख्या के आधार पर बांटा जाएगा बच्चों, और सीटें 2026 तक यथावत रहेंगी जो 1971 के आधार पर बांटी गई हैं। मुझे अब जवाब दो, क्या मैं आपको विधानसभा का निर्वाचन समझा पाई? हाँ ना में फटाफट जवाब दो। निर्वाचन में आपको 2 पॉइंट है ना, नोट डाल के याद रखने दिमाग के अंदर, बताती हूं अभी। समझ में आ गया? देखो, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से वयस्क मताधिकार मतलब जनता वोट देती है, और जो निर्वाचन जो एरिया है, क्षेत्र है, वो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मतलब क्षेत्र बांटे जाते हैं, निर्वाचन क्षेत्र बांटे जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र 2001 की जनसंख्या के आधार पर, और सीटें जो है वो 2026 तक यथावत रहेंगी जो सीटें 1971 से अपनाई गई है। 1971 की जनसंख्या से जो सीटें अपनाई हैं उन्हें 2026 तक रखेंगे। और ये इसके संविधान संशोधन है जो कि मैंने आपको लोकसभा में भी समझाए थे, यहां मैंने फिर रिपीट कर लिया। अब मैंने जैसा कि आपको कहा कि नोट लगाकर आपको 2 बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली बात ये, विधानसभा का चुनाव
विधानसभा का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाती है, जिसे आप राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग भी कह सकते हो बच्चों। पहली बात, विधानसभा आप सोचो मैडम राज्य में है तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगी, ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। विधानसभा का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कह लो चाहे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कह लो, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट, या आप इसे एक शब्द और काम में लेते हो, अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। अब ये क्या है कि ये शब्दावली जो है लगभग 5-6 साल पहले ही इस शब्दावली का प्रयोग किया है, ठीक है। 5-6 साल पहले ही शब्दावली का प्रयोग किया गया था, तो ये शब्द आपको हो सकता है किताबों में गाइड में बहुत कम मिलता है। फर्स्ट पोस्ट दे, देखो जैसे कि हम राष्ट्रपति में कहते हैं ना आंग्ल भारतीय सॉरी राष्ट्रपति में कहते हैं ना एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, वो एक विधि है, वो एक निर्वाचन विधि है। वैसे ही विधानसभा की निर्वाचन विधि क्या है, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे ना वो जीत जाएगा, ठीक है ना, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। और राष्ट्रपति में क्या होता है, जीतता वो है जिसको निश्चित कोटा मिलता है। राष्ट्रपति में क्या होगा, जीतेगा वो जिसको निश्चित कोटा मिलेगा, ठीक है। और यहां क्या होता है, जीतेगा वो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे तरह से विशेष रूप में ध्यान रखने हैं। बच्चा यहां गलती करता है और इस विधि का नाम बच्चों को गाइड में कम मिलता है, तो ध्यान रखना। अब ये निर्वाचन है तो थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं सीटों के ऊपर। तो विधानसभा की सीटों में अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक आप सबको पता है यूपी की कितनी है, 403। अगर मैं दूसरी सर्वाधिक की बात करूं तो आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल जो लगभग 294 सीटें रखता है, ठीक है। सर्वाधिक सीट यूपी से 403, पश्चिम बंगाल में दूसरे सर्वाधिक 294। राजस्थान सीट की बात करूं तो राजस्थान में सीट कितनी है, 200, ठीक है। अब मेरी गुजारिश है कि अगर कोई अन्य भी जैसे हरियाणा का, बिहार का, अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा भी देख रहा है तो प्लीज आपको गाइड में या बुक में या नेट पर कहीं भी इजीली मिल जाएंगी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिहार में 243 है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा लगा कि आप सबको अपने राज्य की जो सीटें हैं उनके बारे में पता है, ठीक है ना, आप सबको आपके राज्यों की सीटों के बारे में पता है, ये जानकर अच्छा लगा। चलो यहां तक पॉइंट क्लियर। ये सीटों की कुछ व्याख्या की बात हुई कि सबसे ज्यादा यूपी में है, पश्चिम बंगाल आपका कह सकते हैं दूसरे नंबर पे है, राजस्थान में जो सीटें हैं विधानसभा की वो 200 है। बिल्कुल आप एक बात और ध्यान रखो, दिल्ली की जो सीट है दिल्ली की 70 है, पुदुचेरी आपकी सबसे कम 30 पर है, राज्य में सिक्किम सबसे कम है जो कि कितने पर है, 32 पर है, ठीक है। बाकी हम आगे चलते हैं। सीटों का जो पॉइंट था वो लगभग मैं कोशिश कर रही हूं कि आप सबको कंप्लीट हो चुका हो, दिमाग में फिट बैठ गया हो। अब आगे चलते हैं। 2 चीजें आपको मुझे और बतानी है, 2 चीजें मुझे आपसे और डिस्कस करनी है। वो बातें क्या है, देखो सबसे पहली बिंदु मुझे आपसे डिस्कस करना है वो ये है, ये भी मिटा देती हूँ क्या काम। देखो एक तो आपका आता है अनुच्छेद 332 और एक बच्चों आपका आता है अनुच्छेद 333। 2 अनुच्छेद आते हैं, दोनों अनुच्छेद ध्यान रखने हैं। अनुच्छेद 332 कह रहा है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति की आरक्षित सीटें होंगी। ध्यान क्या रखना है, SC ST को रिजर्वेशन दिया गया विधानसभा की सीटों में। ध्यान से सुनना मेरे शब्द को, विधानसभा की सीटों में SC ST को रिजर्वेशन दिया गया कि भाई उनकी राजस्थान में क्या जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुपात में उन्हें यहां जो है आरक्षित सीटें दी गई, जिसमें राजस्थान की अगर मैं बात करती हूं तो SC में शायद कितनी सीटें, 34 है ना, हाँ SC में 34 है, ST में आपकी 25 है। 200 जो सीटें हैं उन 200 सीटों में से आप यूं कह सकते हो 34 सीटें SC के लिए रिजर्व हैं और 25 सीटें जो है वो ST के लिए रिजर्व हैं, ठीक है।
कृष्ण मीना जी मैं बता चुकी हूं, आप कहां थे, सबसे कम सीटों का उल्लेख मैं कर चुकी हूं। अनुच्छेद 332 को फिर देखो, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का उल्लेख है कि किस राज्य में उसकी क्या उस मतलब किस राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति का क्या अनुपात है, उसकी जनसंख्या का क्या अनुपात है। उस अनुपात के आधार पर बच्चों राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो एससी को 34 और एसटी को 25 सीटें दी गई हैं। ठीक है, ये आपके 332 है। अब अगला एक अनुच्छेद है आपका 333। ठीक है, 333 में कहा कि अगर विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय निर्वाचित होकर, मतलब विधानसभा में अगर आंग्ल भारतीय निर्वाचित नहीं होता, अगर आंग्ल भारतीय निर्वाचित नहीं हो, ठीक है, नहीं हो तो राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को, तो राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करेगा। ये बात लिखी हुई थी। अब दोनों अनुच्छेदों को एक बार फिर से देखना, संयुक्त रूप में देखो दोनों। राज्य की विधानसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन और एक आंग्ल भारतीय मनोनीत होगा, ये दोनों थे। ठीक है, ये दोनों थे। इन दोनों की अगर मैं बात करती हूं तो इन दोनों के साफ कहा था कि 1950 में संविधान लागू हुआ तो ये 60 तक रहेगा, फिर 60 से बढ़ाकर संविधान में संशोधन किया, 70 कर दिया, 70 से 80 कर दिया, 80 से 90 कर दिया, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते। अब ध्यान से सुनना, इसका जो इसके लिए जो अभी वर्तमान में जो संविधान संशोधन आप देख रहे हैं वो है 104 संविधान संशोधन 2019। इसमें यह कह दिया कि एससी एसटी का तो आरक्षण, एससी एसटी का तो आरक्षण बढ़ाया गया, बढ़ा दिया कि 10 साल और, ठीक है, बढ़ा दिया 10 साल और कर दिया 2030 तक। पर आंग्ल भारतीय की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आंग्ल भारतीय के मनोनीत करने पर उन्होंने क्या लगा दिया, रोक। तो आंग्ल भारतीय की व्यवस्था को अब खत्म कर दिया गया है 104 संविधान संशोधन 2019 के लिए और 19 के तहत, और एससी एसटी को आरक्षण 10 साल और बढ़ा दिया, 2020 से 2030 कर दिया गया। ठीक है, पॉइंट क्लियर यहां तक? मैं इस चीज को समझा पाई, अच्छे से क्लियर हो गया सब लोगों को? अब देखो, अब हम बात करेंगे, विधानसभा में चुनाव तो हमने करवा दिए, पर विधानसभा के सदस्यों की योग्यता जिसका उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 133 में। ठीक है, अनुच्छेद 133 में योग्यता का उल्लेख है। आप सबको मुझे पता है, पता होगी योग्यता, भारत का नागरिक, भारत का क्या होगा, नागरिक। दूसरी योग्यता समझना, आप लोगों को लगता है कि शपथ चुनाव के बाद ही होती है, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को लगता है ऐसा कि शपथ चुनाव के बाद होती है, चुनाव से पहले भी जब आप निर्वाचन आयोग को अपने दस्तावेज जमा करवाते हैं उस दौरान भी उम्मीदवार होने की शपथ ली जाती है। तो आप यूं कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग के समक्ष उम्मीदवार के रूप में उस व्यक्ति ने शपथ ली हो। ध्यान से सुनना, हो सकता है ये पॉइंट आपके लिए एक नया हो, ठीक है ना। 133 थोड़ा बोले, 173 है, सॉरी, हो सकता है मैं इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा रह जाता है, 173 है आर्टिकल, ये ध्यान रखना। तो भारत का नागरिक है, निर्वाचन आयोग के समक्ष उसने उम्मीदवार होने के लिए उम्मीदवार के रूप में शपथ ली हो। आयु बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। और चौथी योग्यता है संसद विधि द्वारा अन्य कोई योग्यता जोड़ना चाहे तो आगे जोड़ सकती है। ठीक है, ये साफ कह दिया। ठीक है, संसद विधि द्वारा अन्य कोई योग्यता जोड़ना चाहे तो जोड़ सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख भवन जी मैंने लिख सही दिया है, ठीक है ना, लिख सही दिया है, बोर्ड पे सही लिखा हुआ है। 133 सही नहीं है, ये 173 है बच्चों, 173, ठीक है ना। अब आपने ये तो देखी योग्यता कि ये योग्यता है, भारत का नागरिक होगा, निर्वाचन आयोग के लिए आयोग के समक्ष शपथ ली हो, 25 वर्ष की आयु हो गई हो, पूर्ण हो चुकी हो, और संसद कोई अन्य विधि बनाकर भी योग्यता जोड़ सकती है। अब हुआ क्या, हमारी इसके में विधानसभा विधान परिषद दोनों की बात ध्यान से सुनना, यो अयोग्यताएं भी जोड़ दी। अयोग्यताएं भी लिखी हुई है अनुच्छेद 191 में,
अयोग्यताएं कौन से अनुच्छेद में, ठीक है, 191 में, ठीक है। अनुच्छेद 191 में लिखा है जैसे कि भारत का नागरिक न हो, लाभ के पद पर हो, दिवालिया हो, ठीक है, बैंकरप्ट जिसे आप कह सकते हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, दल बदल के आधार पर, ठीक है। तो आप यूं कह सकते हो ये कई प्रकार की अयोग्यताओं का वर्णन कहां मिलेगा, अनुच्छेद 191 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 191 में इन कई प्रकारों का क्या मिलेगा, आपको उल्लेख मिलेगा, कई अयोग्यताएं आपको मिलती हैं। अब आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि अयोग्यता मिलती है नहीं मिलती है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, ये अयोग्यताएं तो अच्छी बात है, पर बात ध्यान क्या रखनी है, अयोग्यताओं घोषित कौन करता है। तो ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 192 मतलब इसी के आगे जस्ट अनुच्छेद 92 में क्या लिखा, 192 में ध्यान से सुनना इस लाइन को, कि उपरोक्त अयोग्यताओं के आधार पर राज्यपाल निर्वाचन आयोग की परामर्श पर, ध्यान से सुनना, उपरोक्त अयोग्यताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय पर ही, ध्यान रखना, राय पर ही, इसका मतलब बाध्य तो किया नहीं और खुला भी नहीं छोड़ा, मतलब राज्यपाल अपने हिसाब से अयोग्य घोषित नहीं करेगा। राज्यपाल को जब निर्वाचन आयोग कहेगी कि भाई ये व्यक्ति अयोग्य है, तो इनकी राय पर सदन के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। अब एक बात ध्यान रखना, चाहे सदस्य विधानसभा का हो चाहे सदस्य विधान परिषद का हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अनुच्छेद 192 क्या कह रहा है, राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों को अयोग्य घोषित करेगा निर्वाचन आयोग की परामर्श पर, राय पर एक बात छोड़ दी इन्होंने, एक अपवाद स्वरूप एक बात और ध्यान रखना, अगर अयोग्यता दल बदल है, ध्यान से सुनना, अगर अयोग्यता दल बदल की है तो दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करेगा सदन का अध्यक्ष। अगर विधानसभा में, ठीक है, अगर विधानसभा में अयोग्य है, अगर विधानसभा में अयोग्य है कोई, तो दल बदल के आधार पर अगर किसी ने गड़बड़ करी तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा, और अगर दल बदल अगर विधान परिषद में हुआ है तो विधान परिषद का सभापति करेगा, ठीक है ना, विधान परिषद का कौन करेगा, सभापति करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल अयोग्य घोषित करता है और दल बदल के आधार पर सदन का जो सदस्य है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है और विधान परिषद का सभापति होता है, वो अयोग्य घोषित करेंगे। तो योग्यता समझ में आ गई, आगे चलते हैं। इसमें अनुच्छेद ध्यान रखना है बस आपको, और राज्यपाल वाले पॉइंट पे ध्यान रखना है। अब योग्यता हो गई, निर्वाचन हो गया, तो इसी में आप सबको दिला दो शपथ, विधानसभा शपथ, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 188 में। देखो शपथ में घुमाव आता है ना ऐसे, तो आप इसको अनुच्छेद 88 कर सकते हो, ये थोड़ा सा बस याद हो जाता है कई चीजें। शपथ अनुच्छेद 88 में मिलेंगी, 188 सही लिखा है मैंने, ठीक है। शपथ है अनुच्छेद आर्टिकल 188 में, देखो क्या लिखा, ध्यान से सुनना। पहली बात, शपथ या तो राज्यपाल दिलाएगा, ध्यान से सुनना, शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। मतलब लाइन साफ लिखी है, शपथ साफ लिखी है, राज्यपाल दिलाएगा, राज्यपाल नहीं तो नियुक्त जो व्यक्ति होगा वो शपथ दिलाएगा। बिल्कुल आप सबके मुंह पर एक ही नाम आया है, मुझे पता है, मैडम प्रोटेम स्पीकर। अब मैं आपको कुछ बात बता देती हूँ, ध्यान से सुन लेना। प्रोटेम स्पीकर जो है इस शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया, कहीं भी नहीं है। जब विधानसभा के सदस्य आते हैं ना, तो उनमें से जो सबसे वरिष्ठ होता है, जिसको विधानसभा की प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है, उस वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिला देगा, और प्रोटेम स्पीकर है ना अन्य सभी सदस्यों को शपथ दिला देता है। प्रोटेम स्पीकर शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ होगा इसका भी कोई उल्लेख नहीं है, बस शब्द लिखा है राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति हो सकता है। दूसरी बात, शपथ
सदस्यों के शपथ का प्रारूप, शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में वर्णित है। शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में वर्णित है बच्चों? अनुसूची 3 में। शपथ के प्रारूप का वर्णन जो है वो अनुसूची 3 में उसका उल्लेख मिलता है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब शपथ के बाद हम चर्चा कर लेते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 172। ठीक है ना? अनुच्छेद 172 क्या कह रहा है समझो। 172 आर्टिकल 172 ये क्या कहता है? ये कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। क्या कहा है इसने? विधानसभा की प्रथम बैठक की तिथि, प्रथम बैठक की तिथि से, प्रथम बैठक की तिथि से लेकर, प्रथम बैठक की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल की व्याख्या है अनुच्छेद 172 में। पॉइंट क्लियर? ठीक है ना? पॉइंट क्लियर? अब देखो पॉइंट क्लियर में इसमें आगे देखो, इस बात की अगर हम आगे चर्चा करते हैं तो इस बात में पॉइंट में एक और बात लिखी है, वो क्या है? क्या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हो, विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल में अगर आपको लगता है कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है तो उस परिस्थिति में अगर आपको लगता है राष्ट्रीय आपातकाल में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है तो बिल्कुल आप एक बार पारित होने पर 1 वर्ष, अब ध्यान रखना संसद से पूछा जाएगा, संसद में एक बार पारित करवाकर 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। एक बार पारित होने पर, ठीक है, एक बार पारित होने पर 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। एक बार पारित होने पर 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अब मैं आपसे एक और बात बताती हूं, क्या विधानसभा को समय से पहले भेजा भी जा सकता है? क्या भेजा भी जा सकता है? बिल्कुल, आपने सबने अनुच्छेद 174 में मैंने को समझाया था, अनुच्छेद 174 में साफ लिखा है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। मेरी बात को एक बार फिर सुनो कार्यकाल को लेकर। कार्यकाल 5 वर्ष होगा, प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक होगा। दूसरा, विधानसभा के कार्यकाल को संविधान में लिखा है, ये ध्यान रखना, विधानसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल में संसद में एक बार पारित होने पर 1 वर्ष बढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक बार पारित होने पर 1 वर्ष बढ़ाया जाएगा, और अगर फिर लगता है कि फिर भी नहीं हुआ तो फिर पारित कराओ, फिर 1 वर्ष बढ़ा लो। अगली बात क्या है? विधानसभा जो है वो अनुच्छेद 174, ठीक है, विधानसभा जो है वो अनुच्छेद 174 के आधार पर राज्यपाल द्वारा भंग की जा सकती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? मुझे हाना में जवाब दो फटाफट, हाना में जवाब दो फटाफट, लिखो अनुच्छेद 174 का 4। हाँ मयंक जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हो, 174 का 4। बिल्कुल सही कह रहे हो। आपातकाल जैसे ही खत्म होगा ना, आपातकाल जैसे ही खत्म होगा 6 माह में, आपातकाल जैसे ही खत्म होगा 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। आगे चलते हैं, चलो पॉइंट समझ में, यहां तक क्लियर? वेद प्रकाश जी, अनिश्चित समय का मतलब मैं समझी नहीं, अनिश्चित समय की कौन सी की चर्चा कर रहे हैं आप? अनिश्चित समय कौन सा बता रहे हैं? मतलब इसका क्या कि कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, एक बार पारित कराओ, एक बार बढ़ा लो, एक बार पारित कराओ, एक बार बढ़ा लो। ठीक है, आगे चलते हैं, पॉइंट को आगे देखते हैं। देखो कार्यकाल हो गया, तो एक बात, अच्छा एक छोटी सी बात और आप ध्यान रख लेना, वो है त्यागपत्र। छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, वो क्या है? त्यागपत्र। तो जितने भी विधानसभा के सदस्य होंगे, विधानसभा के सदस्य जो है वो त्यागपत्र किसको देंगे? विधानसभा के सदस्य त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। विधानसभा के जो सदस्य हैं वो त्यागपत्र किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। 1 ईयर तक बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक बार पारित होने पर 1 ही साल बढ़ेगा, एक बार पारित होने पर 1 ही साल बढ़ेगा।
राज्यसभा में भी मैं समझी नहीं, महेश पाल जी क्या कहे, राज्यसभा में किसका? संसद में ही 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, मतलब संसद में पारित, संसद में होगा, ये ध्यान रखना, संसद में पारित होगा। ठीक है, चले आगे। अब आपको मैं ये बता दूं, विधानसभा को लेकर जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैं डिस्कस कर चुकी हूं आपसे। अब अपन एक छोटी सी बात और पढ़ लेते हैं, जो है आपके विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को लेकर। किसको लेकर? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर। मंत्री राज्यपाल को, ठीक है, मैं कितनी बार पारित करवा सकते हैं? जब तक राष्ट्रीय आपातकाल जारी है, मान लो आप राष्ट्रीय आपातकाल जारी है, चुनाव नहीं करवा सकते, तो आप बढ़ाते रहो। एक बार पारित करवाए फिर बढ़ा दो, एक बार पारित करवाए फिर बढ़ा दो, एक बार पारित करवाया आप इसको फिर बढ़ा दो। देखो, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपको अनुच्छेद मिलेंगे 178 से लेकर 181 तक। ठीक है, 178 से लेकर 181 तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब इस चर्चा में सबसे पहले एक बात समझना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उसे बनाया जाएगा जो सदन का सदस्य होगा। अगर सदन का सदस्य नहीं है तो उसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, नंदराम जी, मैं इस प्रश्न का जवाब थोड़ा सा लेट दे दूंगी, आप मुझसे लास्ट में पूछ लेना क्लास के। अभी इस पॉइंट को देख लो, बस ये लास्ट है, उसके बाद ये कंप्लीट आपकी विधानसभा पूरी हो जाएगी। देखो, सदन का सदस्य होना चाहिए और सदन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित या चुने जाते हैं। सदन के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, सदन के सदस्यों द्वारा, अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, दोनों को ही सदन के ही सदस्य चुनेंगे, ध्यान रखना, सदन के सदस्य द्वारा चुना जाएगा। तीसरा बिंदु, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? मेरे प्रश्न का जवाब दो। शपथ कौन दिलाएगा? जवाब दो। शपथ कौन दिलाएगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लो जी, जवाब आ गए। अब मेरी बात सुन लो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अन्य कोई शपथ नहीं होती। अध्यक्ष पद की कोई शपथ नहीं है। अरे रुक जाओ, अब राज्यपाल सब शुरू हो गए। बिल्कुल, शैली सिंह जी ने सही कहा, शपथ होती ही नहीं है। ठीक है, शपथ होती ही नहीं है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अलग से कोई शपथ की व्याख्या नहीं है, ये अच्छे से ध्यान रखना, शपथ होती ही नहीं है, शपथ नहीं होगी। बात करें कार्यकाल की, तो बिल्कुल आप कहते हैं सामान्यतः 5 वर्ष, बिल्कुल मैं मानती हूं सामान्यतः 5 वर्ष कार्यकाल होगा। पर एक बात ध्यान रखना, नई विधानसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो पद पर बना रहेगा। ध्यान रखना, आप कह रहे हैं 5 वर्ष, बिल्कुल सही है, सामान्यतः है 5 वर्ष। एक बात और इसमें ध्यान रख लेना, जब नई विधानसभा बनेगी तो नई विधानसभा बनकर आई है तो अध्यक्ष तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो वही अध्यक्ष रहेंगे। नई विधानसभा बनकर आई है और उस नई विधानसभा की जो पहली बैठक होगी, उस पहली बैठक के ठीक पहले तक तो रहेंगे, परंतु जिस दिन बैठक हुई उस दिन अध्यक्ष नया होगा। तो नए, मतलब समझ लो, जब तक नया अध्यक्ष पद धारण नहीं कर लेता तब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। ठीक है, पांचवा त्यागपत्र। पांचवा क्या है? त्यागपत्र। तो त्यागपत्र में मुझे पता है आप सब होशियार हो, और होशियारी में क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे देगा। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे देगा। ये तो क्या हुई इसके
कुछ बातें कि भाई किसे होगा, किस प्रकार चुना जाएगा, शपथ होगी नहीं, कार्यकाल क्या है और त्यागपत्र ये किसी को देंगे। अब बात करते हैं कि इस अध्यक्ष की शक्तियां क्या है, क्योंकि उपाध्यक्ष को लेकर तो आप सबको पता है भाई, उपाध्यक्ष को लेकर तो आप सबको पता है कि उपाध्यक्ष जो है वो तब कार्य करेगा जब अध्यक्ष नहीं होता। उपाध्यक्ष तब कार्य करता है जब अध्यक्ष नहीं होता। बात करते हैं अध्यक्ष की शक्तियों की, बात करते हैं अध्यक्ष की शक्तियों की, जिसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि अध्यक्ष जो है वो सदन में, अध्यक्ष जो है वो सदन में मत नहीं देता। जब वोटिंग होती है तब वोट नहीं दिए जाते, जब वोटिंग होती है तब वोट नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना, तब वोट नहीं दिए जाएंगे। परंतु जब पक्ष और विपक्ष बराबर हो जाए, परंतु जब पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर हो जाए तो आपके अध्यक्ष के द्वारा निर्णायक मत दिया जाता है, ठीक है, निर्णायक मत दिया जाता है। दूसरी बात, अध्यक्ष गणपूर्ति की जांच करता है, मतलब सदन में जो सदस्य गणपूर्ति के हैं, सदन का कोरम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी जांच भी अध्यक्ष ही करेगा। तीसरा, धन विधेयक की, ध्यान से सुनना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक की घोषणा भी विधानसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अच्छा एक बात और याद आई, चलो, दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित लोक विधानसभा का अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल वेद भवन जी, ऐसे मतलब नॉर्मली अगर परिस्थितियां हैं तो वोट नहीं देता, ठीक है। तो दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित करता है, ठीक है, अयोग्य घोषित करता है। पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब बाकी काफी अयोग्यताएं होती है, ऐसी बात नहीं है। सदन को स्थगित, अगर गणपूर्ति पूरी नहीं होती तो सदन को स्थगित और निलंबित भी विधानसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। भाषा कह सकते हैं आप, किस भाषा में भाषण दिया जाएगा, भाषण कौन देगा, ठीक है। जितने भी कार्य होंगे ना वो सारे ही अध्यक्ष की अनुमति से ही होंगे, सारी चर्चाएं वगैरह जो भी होगा वो सारे अध्यक्ष की अनुमति से ही होगा। बहुत सारे अन्य भी कार्य होते हैं, पर वो अन्य जो कार्य है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो निर्णायक मत देगा, गणपूर्ति की जांच करेगा, धन विधेयक की घोषणा करेगा, दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित करेगा और सदन को मतलब विधानसभा को स्थगित और निलंबित कर सकता है। मतलब विधानसभा की जो बैठकें होती हैं, अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा तो उन बैठकों को स्थगित कर सकता है, निलंबित कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि एक पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया था, सुन लो, अगर तुम्हें यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना है, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपको सेट नहीं हो रहे, बदमाशी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उन्हें हटाना चाहते हो, तो हटाने के लिए सीधी सी बात है, विधानसभा में 14 दिन पूर्व सूचना देने, मतलब 14 दिन पहले सूचना देकर विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा और यदि उस प्रस्ताव पर साधारण बहुमत से अगर वह प्रस्ताव पारित हो जाए, अगर साधारण बहुमत से वह प्रस्ताव पारित हो जाए तो आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिसके लिए भी आप लेकर आए हो, मान लो आप अध्यक्ष के लिए लेकर आए हो तो अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा, और अगर आप उपाध्यक्ष के लिए लेकर आए हो तो उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट यहां तक क्लियर। 14 दिन पहले सूचना देंगे, फिर विधानसभा में प्रस्ताव रखेंगे, फिर विधानसभा पर अगर आधे से ज्यादा लोग अनुमति दे देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। पारित होते चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर। तो आपके विधानसभा जो है उसके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो वो आपके इस चैप्टर में से, इस 1 घंटे की क्लास में से बन जाएंगे।